गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हालांकि मेरा ग्रेटिट्यूड स्टार्टिंग में ये नहीं होता। सो वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, इसमें बात करेंगे हम सक्षम का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका 933 रीजनिंग और जो कंप्यूटर है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो पहले से लेकर लास्ट से जरूर देखिएगा। आसान है, चीज़ें टफ नहीं है। जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी आप उस क्वेश्चन में जाके जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। शुरू करें पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके पास जो पूछा गया था वो था, निम्न में से कौन सा डिस्क लगातार बैकअप लेने हेतु आपका जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसमें कौन सी डिस्क होती है, शायद आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा। देखो, डिस्क के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्क का मतलब आप समझ जाओ, पहले आपने सीडी देखी थी ना, पुराने ज़माने की जो सीडियाँ हुआ करती थी, वही आपको डिस्क मानना है। मानना क्या मतलब, वही डिस्क है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी डिस्क है जो लगातार बैकअप लेती है। बैकअप का मतलब होता है जो लगातार डेटा लेने में सक्षम है, या डेटा को ग्रहण करने में, या डेटा को मैं कह सकता हूँ आपको स्टोर करने में जो सक्षम है, यही मतलब होता है। तो आपका इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा। देखो, इसमें जो आंसर बनेगा इसका ये बनेगा आपके पास CD, रीड एंड राइट। इसका मतलब क्या होता है आपके पास, रीड करना, और दूसरा इसका मतलब क्या होता है आपके पास, राइट करना। अब रीड और राइट का मतलब क्या होता है। रीड का मतलब होता है भैया आप इसमें डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, और इसमें इससे आप डेटा क्या कर सकते हैं, आप रिमूव भी कर सकते हैं या डिलीट भी इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, CD, रीड एंड राइट आपके पास ये होता है। देखो यहाँ पे CD रीड लिखा हो ना, तो रीड का मतलब सिंपली क्या होता है आपके पास, कि जिसमें आप केवल डेटा डाल सकते हैं, उसमें इरेज नहीं कर सकते। और रीड राइट में क्या है, आप डेटा डाल भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए तो बोला गया है कि भैया आप इसमें क्या है, बैकअप लेने हेतु तो सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ये मानी जाती है। जैसे पेन ड्राइव होती है ना, तो पेन ड्राइव में आज आप क्या करते हो कि यार पेन ड्राइव डालिए, आपने उसमें डेटा डाला, आपने देखा है मेरा ये काम का नहीं है, तो पेन ड्राइव से डेटा हटा दिया, नया डेटा डाल दिया। इसी टाइप से आपके पास क्या होता है, ये CD RW भी होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बाकी हम इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं आगे। क्वेश्चन था आपके पास MIMU का मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल सी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए थी। इसका मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक। इसका काम क्या होता है, मेमोरी को मैनेज करने का बेसिकली इसका काम होता है। फुल फॉर्म से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से जो है आपके फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। UKSSC में नहीं पूछी जा रही है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो फुल फॉर्म भी आप जरूर पढ़ के जाएं। आप जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपको जरूर मिलेगी। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था यार। कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किससे बोला जाता है, इससे बोला जाता है डगलस एंजेला बर्ट को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का पिता इन्हें बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ सबसे पहले एक कंप्यूटर बनाया था। डिफरेंस का आपका एक मॉडिफाई वर्जन था आपके पास, एनालिटिकल इंजन, ठीक। इस एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले प्रोग्राम डाला गया था, और जो प्रोग्राम डाला था, ये प्रोग्राम किसने डाला था आपके पास, लेडी अगस्टका ने, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया पहला प्रोग्रामर किसे बोला जाता है, तो लेडी अगस्टका को बोला जाता था, कि उन्होंने एनालिटिकल आपके पास जो मैं कह सकता हूँ एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो मॉडिफाई वर्जन था आपका डिफेंस इंजन के, ठीक। तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम सबसे पहले किसने डाला था, तो लेडी अगस्टका ने डाला था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि माउस का आविष्कार किसने किया था आपके पास, डगलस एंजेला बर्ट ने किया था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या था आपके पास, 89 क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर को एक बटन प्रेस जैसे हार्डवेयर के माध्यम द्वारा, ठीक, या एक सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस, ठीक। बूटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बूटिंग प्रोसेस आपके पास क्या होती है, बूटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें आपके कंप्यूटर को चेक किया जाता है। यहाँ पे बूटिंग में आप क्या समझ सकते हैं, देखो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, कंप्यूटर ऑन से लेकर और जो प्रॉपर तरीके से ऑन होता है, जब आपको डेस्कटॉप विंडो नज़र आती है, तो वो इस टाइम पे जो कंप्यूटर होता है बूट हो रहा होता है। तो उसमें कंप्यूटर के आपकी हर एक चीज़ को चेक किया जाता है। बायोस वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, पोस्ट वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, जिसको क्या नाम देते हैं उसको, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वहाँ पे इस बूटिंग के दौरान जो है ये दो प्रोसेस होती है, एक बायोस, याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला जाता है उसकी फुल फॉर्म, और एक पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट को चेक किया जाता है, रैम को चेक किया जाता है, रोम को चेक किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, यह ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है लोड किया जाता है,
ठीक, तो इस टाइप से जो है ये सारी चीज़ें आपकी चलती हैं। तो अभी के लिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपके पास ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 90, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों का स्थानांतरित करने के लिए आपस में किसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं? तो यार ये तो हम किसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं? इंटरनेट के थ्रू। ठीक, इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक फाइल को दूसरे फाइल में भेज सकते हैं, या हम सिंपल सी बात ये भी कह सकते हैं यार कि हमारे पास क्या होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने इसमें कन्फ्यूजन हुई। मॉडेम तो आपके पास क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके पास मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है, इसका आपका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना है। या आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं, और अगेन ये डिजिटल सिग्नल में भी चेंज करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये एनालॉग डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। और आपके पास जो फ़ोन केबल्स होती हैं, लाइन्स होती हैं, वहाँ पर बेसिकली हम मॉड्यूलेटर को यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि अब डेटा तो डिजिटल में नहीं जा सकता ना, डिजिटल का मतलब 0-1 की फॉर्म में, वो ऐसे नहीं जाएगा डेटा। तो डेटा जाता है आपके पास एनालॉग के फॉर्म में, कंप्यूटर तक उसको पहुँचाया जाता है, तो डिजिटली हमें उसे पहुँचाना होता है। लेकिन उसको कन्वर्ट करना है ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा भेजना है तो मान लो कोई डिजिटल फॉर्म है, उसको पहले एनालॉग फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, और दूसरे कंप्यूटर में जब रिसीवर एंड पे वो पहुंचेगा तो उसको अगेन डिजिटल में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, भारी भरकम सब तो शायद मैंने यूज़ नहीं किया होगा। इसी टाइप से आपका हब होता है। हब क्या होता है कि बीच का एक कंप्यूटर होता है जिससे सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती तो आप कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जानते रहेंगे, जैसे जैसे आप अगर आप कंटिन्यूस जुड़े हैं तो मैंने कई बार जो है इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास 2, 15, 2, 15 एंड 41 एंड 80। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे चीज़ में ध्यान देंगे, अगर आप सिंपल से देखेंगे, अगर इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा यार? इन दोनों के बीच में 13 का डिफरेंस आएगा। फिर यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दीजिए, आपके पास कितना आएगा? 26 डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास डिफरेंस? यहाँ पे 39 आ जाएगा। और आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, देखो ये क्या बन रहा है, 30 मल्टीप्लाई टू 26। फिर यहाँ पे कितना बनेगा? 13 मल्टीप्लाई 3, 39। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई 4 आएगा। और मल्टीप्लाई 4 का मतलब यहाँ पे कितना लिखोगे आप? 52 लिखोगे। इसका मतलब 80 में 52 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 132। क्लियर हो रही है बात? 80 + 52 आपके पास 132 यहाँ पे आंसर आएगा। इस टाइप से जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास 92, 5, 8, 15, 26, 50 ये कुछ दिया गया है, आपको बताना है इसमें गलत क्या था, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए लॉजिक समझना, लॉजिक आसान है, टफ नहीं है। यूके ट्रिपल एस में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिनका लॉजिक बहुत आसान नहीं होता, और वो ऐसे ही श्रेणी वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें काम क्या करो, इसका मतलब कोई ट्रिक भी नहीं है, आपको बस मैक्सिमम क्वेश्चन जितना लगाओगे वैसे आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ चेक करोगे ना, तो ये देखो जब भी ऐसे नंबर बढ़ते हैं ना यार, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है यार कि नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही होगी। नंबर कैसे बढ़ सकता है? या तो स्क्वायर हो रहा हो, या तो क्यूब हो रहा हो, कुछ ऐसे बढ़ता है नंबर, बिना इनके तो नंबर बढ़ेगा नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही करेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा यार देखो 5 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 8, और माइनस अगर मैं 2 कर दूं, 5 दूनी 10 होता है ना, 10 से 2 करो तो 8 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब आप यहां ध्यान देंगे, अब इसमें ध्यान दो। 8 से अगर मैं करता हूं यहां पे 16, 8 टू जा कितना होता है? 16 होता है, और 16 माइनस 2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 14 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 15 मिल रहा है। तो मतलब ये बात तो गलत हो रही है, गलत हो रही ना, तो यहाँ पे बात गलत हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे 26 मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो 26 दूना 52 होता है, और 52 माइनस 2 करोगे तो 50 आता है। इसी टाइप से 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 कर लो और माइनस 2 कर लो, यानी 50 दूना 100 माइनस 2 98, और इसी टाइप से 98 माइनस 2 196 होता है, और माइनस 2 कर लेना, आपको कितना मिलेगा? 194 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या था? ये रॉन्ग था। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? यहाँ पे आपके पास होना चाहिए था 14। ठीक, क्योंकि अगर ये 14 होता तो हम 8 दूनी 16 करेंगे। यहाँ पे देखो अगर ये 14 होगा तो फिर क्या बनेगा? ये 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 माइनस 2 14, 14 मल्टीप्लाई 2 28, 28 माइनस 2 26। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन बी जो इसका आंसर आएगा ये वाला रॉन्ग आपके पास हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन समझना और इसको आंसर देने का प्रयास करना। देखो हमें ये पाम दिया हुआ है ना, इस पाम से 43 बनाया, आपको बताना है कि इससे आप क्या बना सकते हो। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हो तो इसमें हमारे पास सिंपल सा जो आपके पास जो अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट में आप क्या करेंगे? नंबर लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा यार पी कौन से नंबर पे आता है? या 16 नंबर पे आता है। ठीक, ए कौन से नंबर पे आता है? 1 पे आता है। एल कौन से नंबर पे आता है आपके पास? 12 पे आता है। ए किस पे आता है? 1 पे आता है। और एम किस पे आता है आपके पास? 13 पे आता है। ठीक, इन सभी को ऐड कर दो, 16 + 1 + 12 + 1 + 13। देखो 3 और 1
4 2 6 7 और 6 13। इसका मतलब इनका अगर सम देखोगे तो इनका सम आ रहा है आपके पास 43। बात क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। एस का मतलब होता है आपके पास 19, टी का मतलब 20, यू का मतलब आपके पास 21, टी का मतलब अगेन 20, इस टी का मतलब भी अगेन 20, जी का नंबर कौन से आता है 7, ए का मतलब 1 आता है, और यहाँ पे आर का मतलब राइट टू वोट 18, और यहाँ पे टी मतलब 20। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यूनिट डिजिट है उनको ऐड कर लो, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 0, ये 8 है, 8 रे कितना होता है आपके पास 9 हो जाता है। ठीक, और आप क्या करेंगे यहाँ पे 9 + 1 10 और एक 16, यहाँ 7 हो जाएगा, ओ सॉरी 16 होगा, और आपके पास एक 16 हो गया, एक 17, और आपके पास कितना हो जाएगा 26। इसका मतलब 146 जो है इसका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको कैसे किया, मैंने बस यूनिट डिजिट देखी यार कि 6 आ रहा, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है आपके पास इन तीनों में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 6 है, तो 146 इसका सम आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐड करके देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई सभी को। इन सभी को हम ऐड कर रहे हैं, 90 + 20 + 21 समथिंग लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ेंगे 94 क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, मयंक ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। अब इसको ना थोड़ा सा ऐसे चला सकते हैं, आप किसी भी तरीके से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने मान लिया आपका एक बिंदु, मान लो मेरे पास ए है ये बिंदु, ठीक, ये बिंदु मेरे पास हो गया ए। यहाँ से मयंक ने चलना शुरू किया 10 किलोमीटर पूरब की तरफ, तो मैंने कहा ठीक है भैया हम इसको ऐसे चलाते हैं मयंक को 10 किलोमीटर पूरब की तरफ, तो मैंने कहा ठीक है भैया ये हमारे पास 10 किलोमीटर हो गया पूरब की तरफ। फिर उसने क्या कहा, वो बिंदु बी तक गया, तो मैंने मान लिया चलो ठीक है भैया यहाँ पर ये मेरा जो बिंदु हो गया, ये मेरा कौन सा बिंदु है, ये मेरे पास बिंदु बी हो गया। क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसने क्या किया, फिर वो उत्तर की ओर घूमा, 3 किलोमीटर चला। इसका मतलब यार ये उत्तर की ओर चलेगा 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यार मेरे पास 3 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, ये ऐसा हो गया, ये 3 किलोमीटर, ठीक। और फिर वो कहाँ घूम रहा है, वो पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है और 12 किलोमीटर चल रहा है। अब ये पश्चिम की तरफ घूमेगा मतलब इस दिशा में घूमेगा, 12 चलेगा। अब आप लोग जानते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितना है, देखो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो ऊपर भी 10 होगा। इसने बोला था हमें 12 चलाना, इसका मतलब 2 थोड़ा और आगे चला दो, कुछ ऐसे। क्लियर हो गई बात। तो अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें बना सकते हो, मतलब ऐसे नहीं जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाया जाए, पर ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे 10 की लाइन अगर आपने बड़ी बनाई है तो 12 की उससे बड़ी ही बनेगी। क्लियर होगी बात। अब वो देख लो, 10 की लाइन अगर आपने इतनी बनाई है तो 3 की लाइन थोड़ा छोटी ही बनेगी, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बनाना है, कहने का मतलब मेरा ये है। और फाइनली क्या हुआ, देखो यहाँ से चला ये आपका किसी बिंदु, ये यहाँ पे सी बिंदु था, ये वाला बिंदु डी हो गया, और फाइनली इसने क्या बोला कि फिर वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता बिंदु ई तक पहुंचा। अब दक्षिण दिशा की ओर चलो और बिंदु ई तक पहुंचाओ 3 किलोमीटर। अब देखो 3 किलोमीटर, ध्यान देना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 3 माना था, तो ऑब्वियस सी बात है यार यहाँ पे भी आपका 3 होगा ये वाला। और कौन से बिंदु पे पहुंच गया, ये बिंदु हो गया आपके पास ई। सवाल क्या पूछा गया था कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु क्या था इसका, प्रारंभिक बिंदु भैया आपका ये था, ये इस प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में है, और ये कौन सी दिशा हो गई आपके पास, पश्चिम दिशा हो गई। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, मतलब इस दिशा में होगा, यानी आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आ जाता है। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। चलिए हम बात करेंगे 95 क्वेश्चन के बारे में। 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, श्याम की जो आयु है अपने पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष के बाद जो है वो अपने पिता की आयु के श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है कि उसके पिता की जो है वर्तमान आयु कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वही सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मतलब नॉर्मल आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जो आपने किया है क्या वो सही किया है या गलत किया है। ठीक, मतलब या तो आपके पास तरीका ये है कि आप इसमें ए बी सी डी वगैरह मान के चलो, एक्स वाई मान के चलो, नहीं तो आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। देखो श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अगर देखो मैं अगर नॉर्मली एक चीज़ मान लूँ कि यार अगर ये सी ऑप्शन उठाओगे ना आप, देखो मैंने ऐसे ना आपको एक्स वाई से बहुत बार करवा रखे हैं क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा चीज़ें शॉर्टकट में सीखो या दूसरे वे में करना सीखो। देखो अगर मैं 40 ले लूँ ना, मैं अगर मान लूँ कि जो श्याम है यार, श्याम की जो वर्तमान आयु है वह है 40 साल, ठीक है। यही तो पूछा था, श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, मैंने आंसर मान लिया कि मान लिया श्याम की जो वर्तमान आयु है वो 40 साल है। इसने क्या बोला था ऊपर, श्याम की जो आयु है अपने पिता की आयु से आधी है। श्याम की आयु, श्याम के पिता की, अच्छा ये श्याम के पिता हो गए, ठीक, तो ये फादर की उम्र हो गई 40 साल। तो अब मुझे बताओ उसकी जो सन कौन है आपके पास, श्याम है, तो श्याम की उम्र कितनी होगी। इसने बोला था श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। अगर श्याम 40 साल का है तो उसका पुत्र कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। तो मैं मान लेता हूँ यार ये होगा आपके पास श्याम होगा 20 साल का, पहली बात। दूसरी बात, 20 वर्ष के बाद आयु श्याम की आयु के 1.5 गुना होगी, ठीक। अब देखो 20 साल बाद के कितना होगा, जो 20 साल के बाद मतलब जो फादर 40 साल का, 20 साल के बाद भैया वो 60 साल का हो जाएगा।
और जो बेटा है आपका श्याम 20 साल का, वो कितने साल का हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा। ये बात भी आप समझते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें क्या बोला, देखो बोला जब 20 वर्ष के बाद ना जो श्याम की आयु है ना, श्याम की आयु 20 साल बाद श्याम की आयु कितनी है? 40 है। तो इसने क्या बोला, वो कितना हो जाएगा? वो 1.5 गुना होगी। जो उसके पिता की जो आयु है वो श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। तो इसका देख लो ना, अगर आप 40 मल्टीप्लाई 1.5 करोगे, क्योंकि 1.5 गुना यही होता है ना, तो क्या आपके पास 60 आएगा? आपको ये देखना है। अगर ये 60 आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन सी सही है, और अगर 60 नहीं आ रहा है तो ऑप्शन आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, देखो 40 मल्टीप्लाई 1.5, अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये आएगा कुछ इस टाइप से, इसका मतलब ये 60 आएगा। बिल्कुल ये बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो हमने यहाँ पे लिया है वो आपके पास सही हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो मैंने आपको समझा दिया है। 36 निकालोगे कभी, मतलब 1.5 गुना आपका इतना आना चाहिए, नहीं आ रहा तो मतलब वो रॉन्ग हो जाता है। चलिए 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने, एक परिशुद्ध घड़ी है 3:30 का समय दर्शा रही है और उसको 135 डिग्री आपको घुमाना है। ठीक है, अब घड़ी देखो, घड़ी कैसे बनेगी आपके पास, घड़ी भैया आपके पास कुछ ऐसे होगी, है ना। अब ये दिखाना कितना है, 3:30 ना भाई, तो यहाँ पे देखो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। क्लियर हो गई बात? ध्यान देना, अगर मैंने 3.5 बोला है तो 3.5 का मतलब आपके पास मिनट वाली हैंड कहीं यहाँ होनी चाहिए 6 पे, और जो घंटे वाली सुई है वो 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। 3.5 का मतलब आपके पास यही होता है। क्लियर होगी बात? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि घंटे की सुई कितना एंगल बनाती है, देखो अगर आपको याद होगा तो 12 घंटे में आपकी जो घंटे की सुई होती है वो 360 डिग्री घूमती है, सीधी सी बात है ना। मतलब मुझे क्या निकालना है कि 135 डिग्री घूमने के बाद कितना बनाएगी। मुझे पता है जो घंटे की सुई होती है वो आपका 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/12, है ना। और आपके पास कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 30 डिग्री आ जाएगा, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं यार कि अगर मैं बोलूँ कि 1 डिग्री में कितने घंटे होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 1/30 होते हैं, है ना। ये बात तो बोल सकते हैं आप, इसमें किसी को समस्या नहीं है। देखो ये मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, कभी भटकोगे नहीं। बाकी यहाँ से भी अगर 135 करोगे तब भी आपके पास आ जाएगा। भैया 1 डिग्री होता है 1/30 घंटे के इक्वल। इसका मतलब मुझे 135 डिग्री घुमाना है, तो 135 के लिए क्या हो जाएगा, हम 1/30 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर देंगे, 135 कर देंगे, है ना। ये मतलब समझो 1 डिग्री में इतने घंटे, तो इतने में कितने घंटे, तो इसको आप ऐसे कर लो, चाहो तो यहाँ पे 15 दूना 30 कर लेना, और आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 5 2 10 हो जाएगा, और आपके 5 7 35 हो जाएगा। यानी आपके पास कितना आएगा यहाँ पे, ओके थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, तभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। मैंने यहाँ पे 15 से डिवाइड किया इसको, 15 2 30 और 15 7 135, यानी आपके पास आया 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5, और 3.5 का मतलब हो गया आपके पास 3.5 घंटे। बात समझ में आ गई? मतलब जो घंटे वाली सुई होगी 3.5 घंटे आगे कर दो उसे, और 3.5 घंटे का मतलब देखो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 1 घंटा होगा। देखो जो 3.5 था 4.5, फिर यहाँ से लेकर इतना हाफ आ जाओ 2 घंटे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाओ आपके पास 1 2 3 घंटे होंगे, और उसके बाद थोड़ा सा ओके 4.5 हो गया, 5.5 हो गया, 6.5, 4.5 5.5 6.5, तो आपके पास कितना आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 135 डिग्री घुमाने पे समय कितना होगा, 3 पॉइंट घुमा रहा हूँ ना मैं इसको, तो ये 1 घंटा यहाँ पे आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यार ये तो 7 बजा रहा है, 7 है इसमें, 7 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे। 2 3 6 हो गया, और 2 5 10 3.5। ओके, तो थोड़ा सा गलती यहाँ पे हो गई है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। तो गड़बड़ ये है कि भाई यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये मिस्टेक हुई। मैंने कहा 15 2 आपके पास 30 होता है, और 15 9 आपके पास 135 होगा, और आपके पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4.5 होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, जो घंटे वाली सुई है उसको 4.5 घंटे आगे कर दो, और जब आप 4.5 घंटे आगे करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाओगे तो ये 4.5 होगा, मतलब 4, और फिर आधा घंटे और आगे कर देना, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 8 बजेगा। तो मतलब ठीक 8 बज के जो है आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बहुत सिंपल सी बात मैंने कही, भैया 135 डिग्री में घंटे की सुई कितनी घूमेगी, मुझे पता है 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है, तो मैंने कहा यार 1 डिग्री कितने में घूमेगा, तो इसको 30 को 1 के नीचे लेके चले जाओ, 1/30 होगा, तो 1 आपके पास डिग्री आएगा 1/30। मुझे निकालना था 135 डिग्री का, तो मल्टीप्लाई 135 कर दो, यहाँ पे आपको पास 4.5 घंटे मिलेंगे। इस घंटे वाली सुई को 4.5 घंटे आगे ले जा लो, आंसर आ गया, और 4.5 घंटे आगे लेके जाओ रहे तो मतलब 8 बजाएगा। चलिए 97 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1/2002 को कौन सा दिन होगा। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ऐसे क्या करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सुल्टा लिखा करो इसको। सुल्टा मतलब आपको लिखना है जैसे 1/2002, आपको ये लिखना है, ठीक है, ये मार्च है, मार्च 1 तारीख, और हमें जाना है 1 मार्च। अब ये ऐसे ही तो है, ये 1 यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे 1 ये मार्च है, आपके पास कितना है यहाँ पे 2008। इनके बीच में ना आपको एक चीज़ चेक करनी है, आपको देखना है फरवरी कि फरवरी किस में आई होगी। अब उल्टा उल्टा दोनों एक जैसा चलेगा, देखो 2002 होगा, ठीक, यहाँ पे 2003 होगा, यहाँ पे 2000 आपके पास 4 आएगा, ये 2005 आएगा, सब जगह यही तरीका चलेगा। आप एक बार समझ लेना, आप इसको दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसको समझ में आएगा वो कर सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। आप एक चीज़ करना, देखो बस आप ये चीज़ देखो कि 2002 में आपको फरवरी चेक करना है, क्या 2002 में फरवरी आई। आप देखोगे 2002 में फरवरी आई, या अगर आप देखो पीछे की तरफ जाओगे ना तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलो मैं पीछे की तरफ ही लेके जाता हूँ आपको। देखो मार्च 2008 था, इस मार्च 2008 से बैकवर्ड चलो, 2008 से 2007 तक जाओ, क्या 2008 से 2007 जाने तक आपको फरवरी मिली होगी। 2008 मार्च से आपको जाना है 7 मार्च तक जाना है, तो आपको फरवरी मिली। लीप ईयर की आई होगी फरवरी, बिल्कुल आई होगी, क्योंकि 2008 लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 लिखना है, जहाँ पे लीप ईयर आया वहाँ पे लिखो 2, बात क्लियर हो गई, ठीक। अब देखो 2007 में भी फरवरी आई होगी, क्योंकि 2007 मार्च तक हम गए हैं, तो 2007 से 2006 जाओगे तो तब भी फरवरी आई, और कैसी आई, नॉर्मल ईयर की फरवरी आई होगी, इसका मतलब यहाँ लिखोगे 1, ठीक। फिर 2007 से 6 में जाओगे तब वहाँ पे भी फरवरी आएगी, तो लिखोगे 1। 2005 में जाओगे लिखोगे 1। अब देखो ये 2005 कहाँ तक पहुँचे, हम पहुँचे हैं 2005 आपके मार्च तक। अब आपके पास जैसे जब 2004 आएगा तो 2004 में जो फरवरी आई होगी कौन सी आई होगी, लीप ईयर वाली आई होगी, सिंपल सी बात है। तो 2004 में लीप ईयर आया तो हम इसमें लिखेंगे 2। 2003 में फरवरी आएगी तो लिखोगे 1। अब देखो हमें जाना था मार्च 2002 तक, यहाँ तक जाना था ना, इस मार्च 2002 में लिखूंगा मैं 0। यहाँ 0 मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे फरवरी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे केवल मार्च तक जाना था। बात समझ में आई, ये मेरे पास मार्च 1 2008 था, इससे मुझे पीछे जाना था मार्च 1 2002 तक, तो यहाँ पे फरवरी नहीं आई। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे फरवरी अगर आपके पास नॉर्मल ईयर की है तो लिखो 1, और जहाँ पे फरवरी आ रही है आपके पास लीप ईयर की वहाँ लिखो 2। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, और आपको क्या करना है, अब सिंपल इनको ऐड करना। देखो 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, एक आपके पास 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, एक 7 हो गया, और एक आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 का मतलब आपके पास कितना होता है, 8/7, और 8/7 का मतलब आपके पास कितना हो गया, 1, ठीक। मतलब एक रिमाइंडर आएगा, और एक रिमाइंडर का मतलब शनिवार से आप एक दिन पीछे आ जाना, क्योंकि हमारे पास 2008 था ना, इस 2008 से हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको एक दिन पीछे करेंगे, और एक दिन पीछे शनिवार से आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे शुक्रवार। क्लियर हो रही बात, आपको शुक्रवार आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे 98 क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ेंगे, और एक कक्षा में 32 छात्र हैं, उनका औसत भार 40.5 है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसको हमें समझना है। बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, देखो छात्र कितने हैं, 32 हैं, इन 32 छात्रों का आपका औसत भार कितना है, 40.5, तो मतलब 40.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। और ये क्या है हमारे पास, ये 32 छात्रों के भार का योग है, 32 छात्रों के भार का योग, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसने बोला है इस भार में बोला आपका एक शिक्षक भी ऐड हो जाता है, तो जो पहले आधा किलोग्राम था उसमें थोड़ा और बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो कितना होगा, पहले 40.5 था, अब यहाँ पे 500 ग्राम और बढ़ गया, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, ये हो गया, टोटल हो गया भार इसका 41, ठीक। और अभी लोग कितने थे, पहले आपके पास 32 थे, अब कितने हो जाएंगे आपके पास, 33 हो जाएंगे। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये क्या आएगा इसमें, ये छात्र प्लस शिक्षक हो गया, ये छात्र प्लस शिक्षक के भार का योग है आपके पास। क्लियर होगी बात। अब हम सिंपल से क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास 1296, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपके पास, चलो देख लेते हैं, ये 33 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 4 3 12 हो जाता है, और आपके पास 12 और 1 13 आ जाएगा। यानी ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास 1352, ये कुछ आपके पास आएगा, नहीं सॉरी 3 आएगा, ये आएगा। और इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। यानी इसको ऐसा करो आप, 1353 से माइनस करना है आपको क्या, 1296, ठीक। और आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, आपको यहाँ पे 14 6, तो ये 6 तो आ ही नहीं रहा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 57, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% की कटौती करने पर इसका मूल्य
इसका मूल्य कितना हो जाता है, 5610 हो जाता है। आप इसका इंकित मूल्य क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सी बात थी, आप इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या करना है कि आपको एक चीज़ देखनी थी कि आपको यहाँ पे किसी भी एक का 15% निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना 6600 का, इस 6600 का आप 15% निकाल लो, 6600 का 15% कुछ ऐसे ही आने वाला है, सीधी सी बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5610 आएगा। इसका मतलब जो है आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। क्लियर होगी बात? तो मतलब इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है नहीं, आपको डायरेक्टली क्या करना है, 15% की कटौती होने पर ये मिलता है तो भैया उसका 15% निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपके पास क्वेश्चन था। आज का लास्ट सवाल देख लो। लास्ट सवाल था आपके पास, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है। तो आदमी कह रहा है एक महिला से कहा कि आपके भाई, मतलब यहाँ पे ये महिला है, ठीक। इसने क्या बोला, ये महिला है, बोला जो आपके भाई हैं मतलब महिला के एक भाई होंगे, ये महिला का भाई हो गया, ठीक। जो आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो ये भाई का एकमात्र पुत्र बना दो, ये भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का, यहाँ पे क्या बोल रहा, भाई है, तो ये क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। इसका मतलब यहाँ पे एक लड़की होगी और यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है और ये वही व्यक्ति है जो ये कह रहा है इस महिला से। क्लियर हो गई बात? तो हमें बताना है वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित। इसका मतलब ये जो महिला है ये इसकी क्या लगेगी, मतलब ये महिला इसकी क्या लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये महिला है, ये जो लड़की है ये इस महिला के भाई की बेटी है। इसका मतलब ये क्या लगेगी, यहाँ पे बुआ लगेगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या है, इसने बोला है कि जो आदमी की पत्नी है वो उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है। इसका मतलब जो वो महिला है वो उस आदमी की पत्नी की क्या लगेगी, तो वो यही वो लड़की है, ठीक। और ये जो है यहाँ पे ये महिला इसकी बुआ लगने वाली है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कोशिश की मैंने कि आपको छोटे मोटे जो भी डाउट्स होते हैं वो इन वीडियोज़ के थ्रू आपके क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ।